हर आदमी ने ही खुद को अल्लाह की अदालत में एहतसाब के लिए पेश करना है। ये चीफ जस्टिस साहब ने कोई खास पेश करना है। इलेक्शन में मफरूरों और इश्तिहारियों के कागजात नामजदगी मंजूर करने वाले चीफ जस्टिस के तौर पे याद किया जाएगा। पिछले 1.5 साल में 9 मई के मुल्जमान की सहूलतकारी की है उन्होंने। सेनेट के और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात रुक सकते हैं। तहरीक इंसाफ और केपी की हुकूमत पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल सोहरवर्दी के साथ। मैं हूं आपकी मेजबान इकरा रियाज और हमारे साथ मौजूद है मुजम्मिल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है? मैं तो ठीक हूं, लेकिन सर आज फिर पेशावर हाई कोर्ट से बड़ी अहम खबर आई है। वो खबर ये है कि जो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है ना, उनकी जानिब से कहा गया है खुद को दुनिया और आखिरत में एहतसाब के लिए पेश करता हूँ। अब उन्होंने इस मौके पर 14 अप्रैल को उन्होंने रिटायर हो जाना है। इस मौके पर उन्होंने जो ये बयान सामने दिया है, इसको आप कैसे देखते हैं? अंदर की बात क्या है? देखें, हर आदमी ने ही खुद को अल्लाह की अदालत में एहतसाब के लिए पेश करना है। ये चीफ जस्टिस साहब ने कोई खास पेश करना है। जो भी ईमान रखता है आखिरत पर और जिसका ये ईमान है कि कोई रोज़े हिसाब मौजूद है और आखिरत में आपको आपके अमालों की बुनियाद पर आपके लिए सज़ा और जज़ा का फैसला होगा, उसने खुद को आखिरत में एहतसाब के लिए पेश करना है। कौन एहतसाब से इनकार कर सकता है और किसने नहीं पेश करना? ये पेश करने में आपकी मर्ज़ी शामिल नहीं है, ये खुदाई हुक्म है कि उसने जिसको भी इस ज़मीन पर पैदा किया है अशरफुल मखलूक़ात के तौर पर, उससे उसके अमाल का हिसाब उसने आखिरत में लेना है। तो चीफ जस्टिस साहब, आप कोई अनोखे नहीं हैं जिसने खुद को एहतसाब के लिए पेश करना है, सब नहीं पेश करना है। सभी खड़े होंगे, ना कोई एक ही स वो क्या कहते हैं, एक ही सफ में खड़े हैं महमूद और अय्याज, ना कोई बंदा है, ना बंदा नवाज़, तो बेफ़िक्र रहें। सबने पेश होना है। और जो आपने ये कहा है कि उनको एक सियासी जमात के साथ नत्थी किया जाता था और इस वजह से उनकी अदलिया के लिए कुर्बानियां जो हैं वो अंडरमाइन हो। आपने इलेक्शन में मफरूरों और इश्तिहारियों के कागजात नामजदगी मंजूर करने वाले चीफ जस्टिस के तौर पे याद किया जाएगा। अगर आप एहतसाब के लिए खुद को पेश करेंगे तो रोज़े हशर ज़रूर आपसे सवाल होगा कि सिर्फ ज़रताज गुल के लिए रात को अदालत क्यों खोली थी, केपी की बाकी ख़वातीन के आप चीफ जस्टिस नहीं थे? ये जो आपने सिर्फ एक खातून के लिए रात को अदालत खोली, एक सियासी जमात के लिए ज़मानतों की लूट सेल लगाई, एक सियासी जमात के लिए सहूलतकारी की, उसके लिए यकीनन आप जवाबदेह होंगे, क्योंकि वो यकसा निज़ाम-ए-इंसाफ की नफ़ी थी और आप सियासत नहीं कर सकते थे। पेशावर हाई कोर्ट को आपने उसकी क्रेडिबिलिटी को दाँव पर लगाया और इसका आपने यकीनन हिसाब देना है। क्यों अब पीटीआई दौड़-दौड़ कर पेशावर हाई कोर्ट जाती है, उसको ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट पसंद है, ना सिंध हाई कोर्ट पसंद है, ना कि कोई हाई कोर्ट पसंद है, उसे सिर्फ पेशावर हाई कोर्ट पसंद है क्योंकि आप वहाँ बैठे हुए थे। आपकी मर्ज़ी से बेंचेस बनते थे, आप मर्ज़ी के बेंचेस पर केस लगाते थे। आपसे ज़रूर सवाल होगा कि जिस जज का कज़न पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहा था, आपने उसको पीटीआई के निशान वाला केस कैसे सौंप दिया? आपको नहीं पता था कि जिसकी खानदानी वाबस्तगी पीटीआई के साथ है, वो इंसाफ नहीं कर सका, तो अब क्या होगा? आपने उसी को केस सौंप दिया। तो ये सब सवाल आपसे रोज़े हशर ज़रूर होंगे कि आपने क्या वाक़ई इंसाफ किया या नहीं किया? बेंचेस की मार्किंग में इंसाफ किया, केसों को मार्क करने में इंसाफ किया, केस सुनने में इंसाफ किया। तो इसमें कोई ऐसी बात तो है नहीं है। साकिब निसार का भी एहतसाब होगा, आपका भी होगा, गुलज़ार का भी होगा, काज़ी फ़ायज़ीसा का भी होगा, मेरा भी होगा, सबका होगा। तो उन्होंने कोई ऐसी बात तो की नहीं जिस पर हमें हैरानगी होनी चाहिए। मुझे लगता है उनके अंदर का गिल्ट जाग रहा है कि अब उनका रोज़े एहतसाब होगा तो वो किस मुँह से पेश होंगे, कि वो क्या इंसाफ करते रहे हैं पेशावर हाई कोर्ट में एक सियासी जमात के लिए और क्या सहूलतकारी उन्होंने की है। फिर यहाँ पर ये भी, जैसा कि अभी आपने ज़िक्र किया कि उनकी जानिब से कहा गया कि उन्होंने कुर्बानियाँ दी जिनको नज़रअंदाज किया गया। तो कौन-सी कुर्बानियाँ हैं? ज़रा रोशनी डालिएगा। मुझे तो नहीं पता उनकी कौन-सी कुर्बानियाँ हैं। मुझे तो उनकी तहरीक-ए-इंसाफ के लिए सहूलतकारी का पता है। पिछले 1 डेढ़ साल में 9 मई के मुल्ज़मान की सहूलतकारी की है उन्होंने। ये दुरुस्त है कि नौ उन्होंने अदालत को आग नहीं लगाई थी, लेकिन रेडियो पाकिस्तान को तो आग लगी थी और बाकी जगहों को तो आग लगी थी।
उन सब की सहूलतकारी की गई है, तो इस सब का उन्होंने जवाब देना है। बहरहाल कहीं न कहीं रियासत-ए-पाकिस्तान से वो तनख्वाह ले रहे थे, उन्होंने रियासत-ए-पाकिस्तान को के मुफ़ाद को जो नुकसान पहुँचाया, उसका भी तो हिसाब देना है। तो लिहाज़ा उन्होंने काफ़ी हिसाब देने हैं, अदलिया के लिए तो उनकी कोई ख़िदमत अगर है, तो वो बता दें कि पेशावर हाई कोर्ट में इंसाफ़ तेज़-तरीन मिल रहा था, उनके दौर में कितने केसेज़ में इंसाफ़ हुआ, कितनी पेंडेंसी है, कितने आम आदमी को इंसाफ़ मिला और कितने ख़ास लोगों को इंसाफ़ मिला। उन्होंने 12 सेकंड फ़ी ज़मानत का रिकॉर्ड तो ज़रूर बनाया है हमाद अज़हर के लिए, लेकिन आम आदमी को ज़मानत के लिए कितने धक्के खाने पड़े हैं, इसका भी उन्होंने हिसाब देना है रोज़े हश्र। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं, यकीनन उन्होंने हिसाब देना है और हमें पता है उन्होंने हिसाब देना है। सर आगे बढ़ेंगे, एक और अहम खबर है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई की चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, सेनेट का इंतखाब रुकवाने की जो पिटीशन थी उस पर फैसला महफूज किया गया है और ये इम्कान है कि फैसला आज ही सुनाया जाएगा। तो क्या देख रहे हैं आप, ऊंट किस करवट बैठेगा? मुझे नहीं लगता कि सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात रुक सकते हैं। मुझे तो लगता है कि केपी में इंतखाबात ना करवाने पर तहरीक-ए-इंसाफ और फिर केपी की हुकूमत पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। एक पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को खिलाफ उन्होंने एक तौहीन अदालत की है। दूसरा उन्होंने सेनेट का इंतखाब गैर आईनी तौर पे रोका है। वो तो ये तो है चोर मचाए शोर। आपने खुद ही इंतखाब नहीं कराए केपी में और आप उसकी बुनियाद पे आप सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब रोकना चाहते हैं। ये तो चोर मचाए शोर वाली बात हो गई ना। आप खुद ही उसके ज़िम्मेदार हैं, आप ही अदालत पहुँच गए हैं कि रोक दिया जाए। आपका डिज़ाइन था कि आप रोकना चाहते हैं, लेकिन रियासत के आगे आपका हर डिज़ाइन नाकाम हो रहा है और आप नाकाम हो रहे हैं। लिहाज़ा मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब नहीं रोक सकता। वो इंतखाबात अपने वक़्त पर होने आइन के मुताबिक, बल्कि जो केपी में इंतखाबात नहीं हुए हैं, उनकी सज़ा ज़रूर केपी हुकूमत को मिलनी चाहिए और इस दफ़ा कोई एनआरओ नहीं होना चाहिए। इस दफा कोई एनआरओ नहीं होना चाहिए। सर आगे बढ़ेंगे, एक और अहम खबर है, नई सियासी जमात एक मारूज़े वजूद में आ रही है। ठीक है, समझ तो आप गए हैं कि मैं क्या कहने लगी हूँ। शाहिद खाकान अब्बासी जो हैं, नई सियासी जमात रजिस्टर कराने के लिए इलेक्शन कमीशन पहुंचे हैं। तो इस मामले पर क्या कहेंगे आप? देखिए, शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो है ना, उनमें कोई मुझे नहीं लगता उनकी सियासी जमात की इस वक़्त कोई जगह है। और कोई इस वक़्त जो इस मुल्क का सियासी माहौल है, कोई उनकी सियासी जमात में नामवर लोग शामिल भी होंगे। इलेक्शन के करीब तो लोग टिकटों के लिए शायद कोई करीब आ जाते हैं। लेकिन अब तो इलेक्शन भी 5 साल दूर हैं और अभी कोई फौरी इलेक्शन भी नहीं है, सेनेट का भी हो गया है। वो अपनी सियासी जमात बनाकर उसकी तंज़ीम साज़ी करने के लिए तो उनके पास बहुत वक़्त है, लेकिन किस नारे पर वो आएँगे? क्या एंटी एस्टेब्लिशमेंट नारे पर आएँगे? क्या वो भी फ़ौज को गाली निकालेंगे? तो अगर फ़ौज को गाली निकालेंगे तो फिर पीटीआई ऑलरेडी निकाल रही है, वो इमरान खान से ज़्यादा निकाल लेंगे। तो मेरा मतलब है अगर तो वो इमरान खान से ज़्यादा फ़ौज को गाली निकाल सकते हैं, तो फिर मुज़ाहमत का वोट ले लेंगे। और अगर मुफ़ाहमत का वोट लेना है, तो वो ऑलरेडी पीएमएलएन और पीपीपी कर रही हैं, तो जगह कहाँ पे मौजूद है? वो क्या ऐसा करेंगे सर यहाँ जिसके पर एक नती सवाल करना चाहूँगी। जी। मैं यहाँ पर ना एक सवाल पूछना चाहूँगी, अब जो पार्टी का क़याम अमल में आया है, तो इस पार्टी को किसकी सपोर्ट हासिल है? क्या एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल है या अवाम की सपोर्ट हासिल है? बैक एंड पे किसको देख रहे हैं आप? देखिए, एस्टेब्लिशमेंट अगर कैसे सपोर्ट करती है किसी सियासी जमात को? अगर एस्टेब्लिशमेंट ने मौजूदा हुकूमत को इक़्तिदार से निकालना है, तो वो किसी सियासी जमात की हिमायत करेगी। वो सियासी जमात कम से कम शाहिद खाकान अब्बासी की तो नहीं हो सकती। और अगर बिल्कुल। उसने ऑपोज़िशन को और अगर उसने इस हुकूमत को नहीं निकालना और यही हुकूमत स्क्रिप्ट के मुताबिक है, तो वो किसी नई सियासी जमात के ऊपर क्यों हाथ रखेगी? हम पहले ही आईपीपी का, पीटीआई पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस का और बहुत सारी पाक सरज़मीन पार्टी का जितनी पिछले 3-4 साल में नई सियासी जमातें बनी हैं, उनका हशर देख चुके हैं कि इस वक़्त पाकिस्तान की सियासत इतनी पोलराइज़्ड हो चुकी है कि उसमें नई सियासी जमात की जगह नहीं है। और शाहिद खाकान अब्बासी और जो उनके साथ लोग हैं, वो पैसे वाले ज़रूर हैं, लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो नोट बिछा दें और सियासत में छा जाएँ। मुझे नहीं लगता कि इस वक़्त एस्टेब्लिशमेंट उनकी कोई मदद करेगी क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट इस वक़्त तो उस सियासी जमात की मदद कर सकती है, जो तहरीक-ए-इंसाफ को तक़सीम करने में कामयाब हो। और शायद खाकान अब्बासी का कोई तहरीक-ए-इंसाफ का बैकग्राउंड तो नहीं है कि वो तहरीक-ए-इंसाफ को तक़सीम कर सकें।
लिहाज़ा अभी तो उनके लिए कोई सपोर्ट हासिल नहीं है, मुश्किल ही मुश्किल है। वो बनाएँगे तो गवर्नमेंट उसको कोई फ्रेंडली नहीं होगी, अगर एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल भी हो, तो गवर्नमेंट फ्रेंडली नहीं हो। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उनकी सियासी जमात का अभी कोई ख़ास चांस नहीं है। टॉक शोज़ में बहुत हिट हो जाएगी, चंद टॉक शोज़ बहुत होंगे, लेकिन ज़मीन पर कुछ नहीं। सर, मईशत के हवाले से खबर शामिल करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और तारीख साज दिन रहा है। जो 100 इंडेक्स है ना, वो 69,619 पॉइंट्स पर बंद हुआ है। तो सरमायाकारों के एतमाद की जो बहाली है, उसकी क्या वजूहात हैं? मेरे ख़्याल में जो सऊदी अरब का वो है विज़िट और जो मोहम्मद बिन सलमान से शहबाज शरीफ की मुलाकात है, फिर उसका मुश्तरका एलामिया है, सब कुछ सामने आया है, उससे पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए माहौल बेहतर हुआ है और एक उम्मीद पैदा हुई है कि किसी तरह पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी आ सकती है। हम स्टॉक एक्सचेंज काफ़ी दिनों से ऊपर जाता देख रहे हैं। स्टेट बैंक ने ऐलान किया है कि जो $1 बिलियन के उन्होंने यूरो बॉन्ड्स की पेमेंट करनी है, वो भी स्टेट बैंक करने की पोज़ीशन में है। आईएमएफ का मुआहदा भी हो गया है। लिहाज़ा माशी महात पर ऐसा बहुत कुछ हुआ है, जिसके नतीजे में स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जाए। मुझे नहीं लगता कि अगर ना जाती तो हम पूछते कि यार इतना कुछ हो गया, फिर भी स्टॉक एक्सचेंज ऊपर नहीं जा रही। लेकिन आईएमएफ का मुआहदा, सऊदी विज़िट, उसके अलावा यूरो बॉन्ड की पेमेंट और सब कुछ के बाद स्टॉक का ऊपर जाना तो ये है वैसे भी रियल एस्टेट डाउन जा रही है, तो फिर स्टॉक ने तो ऊपर जाना ही जाना है। कहीं न कहीं तो पैसे ने अपना रास्ता बनाना है। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम बातें। मुज़म्मिल साहब, आपका कीमती वक़्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।